जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है भाई आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में बच्चों। और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आए हैं, क्लास 10th का यानी 10वीं कक्षा का। और भाई परीक्षा बहुत नज़दीक है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं है भाई, रोज़ का आपको एक प्रैक्टिस सेट देखना होगा। और प्रैक्टिस सेट में मैं वो चुनिंदा प्रश्न लेकर के आया हूँ भाई, कई साल का मिश्रण है प्रश्नों का, ठीक है। इससे एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, ये मेरा दावा है। 70 में 70 का प्रॉमिस है भाई। इतना करता हूँ तो इतने आते भी हैं बच्चों के, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे और शेयर करेंगे अपनी क्लास को, कमेंट करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कराएंगे अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से। जो बच्चे घर पर हैं, जो बच्चे घर पर हैं तो ठीक है बच्चों। अब जो है भाई क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कौन सा है, 4 है। आगे चलता हूँ ऊपर। देखिए पहले जल्दी से थोड़े से नियम भी पढ़ लेंगे भाई। समय रहेगा आपके घंटे का, आपके पेपर का समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने पर निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं भाई। हाँ भाई ध्यान देंगे, 2 खंड हैं। और खंड ए में क्या है, 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके उत्तर वो हमार उत्तर पत्रांक में देने हैं भाई। उसमें गोला करना आपको, ठीक है, काले या ब्लू रंग से, ठीक है, ब्लू या ब्लैक रंग से। ऐसा नहीं कि आप जो है गलतियां कहाँ कर देते हैं बच्चे अक्सर, जो है कि नोटबुक में हम निशान लगा दिया और हमने सोचा कि हमें नंबर मिल जाए। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप OMR उत्तर पत्रांक में ही भरेंगे उसे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंक भाई उसके सम्मुख हैं। 20 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं शुरू के, क्योंकि 20 प्रश्न को यदि हम छोड़ेंगे भाई, 1 नंबर का एक प्रश्न है तो 20 नंबर छुटेंगे आपके। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय ही करेंगे 1 से 20 तक, ठीक है। और बच्चों खंड व्यय, खंड व्यय क्या है, खंड व्यय जो 50 अंकों का है, तो खंड व्यय कितने का, 20 का है भाई। उसमें बड़े प्रश्न हैं, इसलिए सबसे पहले हम छोटे प्रश्न करें। और एक बात का ध्यान रखें सभी बच्चे, पेपर देने से पहले, ठीक है, स्टार्ट करने से पहले, कि भाई हम जो है बच्चों उस प्रश्न पर ना हिल गए रहें, उस प्रश्न पर ना इलझे रहें कि जो प्रश्न जो है आपके लिए कठिन हो, आप उसे छेक दें। पहले आप जो आप पे आता है उसे करें, और उस पर बाद में आप अपना विचार विमर्श करें। छेक के नहीं आएंगे, लेकिन उसको हम बाद में करें। पहले जो हमारे याद के हैं लगातार हम उसे करते रहें भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना याद का को हम उस पर ज़्यादा समय नष्ट कर देते हैं, और मालूम पड़ा कि जो हमारे याद का था उसका समय नहीं बचा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो एक साथ भाई लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, थम्स अप करेंगे सब बच्चे, और क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, या कविता है। तो भाई ये हो जाएगा हमारा नाटक, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दीप जले शंख बजे के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, या रामवृक्ष बहनीपुरी हैं, या देवेंद्र सत्यार्थी हैं। तो इसके हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न नंबर 2, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन है भाई, विनय मोहन शर्मा हैं, या फिर मंडू भंडारी हैं, या उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या सत्येंद्र द्विवेदी हैं। तो इसके हो जाएंगे उपेंद्र नाथ अस्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जरूर जरूर आता परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसके लेखक हैं, पानी की प्राचीर के, या आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा के। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं भाई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, अजातशत्रु तो है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है बेटा। अजातशत्रु भी है भाई, धूम्र स्वामिनी भी है, स्कंदगुप्त भी है। तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। तो इसलिए अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का होगा भाई, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का नहीं है। प्रश्न नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारीलाल, बोधा, भिखारीलाल, या घनानंद। तो भाई रीतिबद्ध के हो जाएंगे भिखारीलाल, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 7, पद्माभरण के रचयिता कौन हैं। पद्माभरण के भाई नाम से परिचित हो रहे हैं, सेनापति ने, केशव ने, भूषण ने, पद्मा करी हैं, ठीक है, पद्माभरण के। 8वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना क्या है, कनुप्रिया है, ठंडा लोया है, सुनहरे शैवाल हैं, या फिर राम की
शक्ति पूजा है भाई, कनुप्रिया भी नहीं, ठंडा लोहा नहीं है, तो धर्मवीर भारती के हैं, राम की शक्ति पूरा पूजा हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवादी के कवि हैं। प्रयोगवादी के कवि हैं भाई भारत भूषण अग्रवाल, या केदारनाथ अग्रवाल, या रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे भारत भूषण अग्रवाल। 10वां प्रश्न, आंगन के द्वार, आंगन के पार के द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है भाई? 10वें प्रश्न में। ठीक है, तो धर्मवीर भारती होंगे, भवानी प्रसाद मिश्र, या गिरजा कुमार माथुर। तो इसके हो जाएंगे अज्ञे श्री सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञे, पूरा नाम है भाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव क्या है भाई? क्रोध नहीं होगा। ठीक है, हास्य नहीं होगा, भय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, ठीक है, चरण कमल बंधु हृदय में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो भाई इसमें कौन सा होगा? उपमा नहीं होगा। ठीक है बेटा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, मनो जनो मनु, या यमक भी नहीं होगा। ठीक है, 2 शब्द बार बार आते हैं या उनका अर्थ अलग, रूपक ही होगा भाई। सी, बिल्कुल आंख बंद करके निशान लगा देंगे आप रूपक पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में भाई कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 24-24। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है भाई? मैंने पहले ही बताया था आपको, उपसर्ग बच्चों हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। प्रत्यय पीछे, ठीक है, और अनु उपसर्ग यानी आगे। ठीक है, तो अभ्यागत में क्या होगा भाई? 14 में अनु होगा, अपि होगा, अभी होगा, अब होगा। बताइए 14 का क्या होगा? तो 14 का हो जाएगा अभी। नीलकंठ में समास है भाई, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है, दिगु है, या बहुब्रीहि है? बताइए क्या होगा भाई? देखिए पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, तो इसमें जो है कर्मधारय ही होगा। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 16, योगी शब्द का तद्भव क्या होगा भाई? योगी, योगी शब्द जो है क्या है? तत्सम है। तो तत्सम शब्द का जो है क्या होगा? तत्सम शब्द का भाई जो तद्भव होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोगी। ईश्वर शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप भाई, रूप जरूर याद करके जाएं, एक प्रश्न जरूर आता है इसमें से। ठीक है, एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तव, त्वतः, त्वयि, ये तुभ्यम। तो त्वयि हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बेटा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं भाई? 8 हैं, 4 हैं, 3 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। प्रश्न नंबर 10, भाव वाच्य में प्रधानता होती है। भाव वाच्य में प्रश्न नंबर कौन सा बोलेगा भाई? 19। प्रश्न नंबर 19, भाववाचक में प्रधानता होती है, कर्ता की होती है, कर्म की होती है, क्रिया की होती है, इनमें से कोई भाई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाव की होती है। प्रश्न नंबर 20, अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। ठीक है, इंद्र है, गाय है, आप है, नहीं भाई ये तीनों नहीं होंगे, होगा यथासंभव। तो बच्चों आपके जो है 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं भाई, 20 नंबर, कोई काटने वाला नहीं है। आप देखिए केवल आपको टिक लगाना है, यदि आपने टिक लगा दिया तो आपका कोई नंबर भी नहीं कटेगा भाई। जितने बड़े प्रश्न होते हैं उनमें से आपके राइटिंग के ऊपर, आपके लिखने के तरीके के ऊपर कट सकते हैं, लेकिन ये 20 नंबर तो मित्रों बिल्कुल आपको स्पष्ट ही मिलेंगे, बिल्कुल सही मिलेंगे। ठीक है, यदि आप सही निशान लाएंगे। अब देखिए खंड ब में देख लीजिए, खंड ब का यानी 21वां का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर भी अपने गद्य संकलन में से लिया गया। ठीक है, कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं बल्कि बुद्धि का क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, और यदि अच्छी होती है तो सहारा देने वाले बाहु के समान, बाहु का मतलब भुजा के समान होती है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाती है, यानी विकास की ओर ले जाती है। देखिए करते हैं इसके प्रश्नों का हल भाई। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य संकलन के मित्रता नामक पाठ में से नहीं, हाँ मित्रता नामक पाठ से ली गई है भाई। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं भाई। उन्होंने कहा देखिए कुसंग का ज्वर, कुसंग का मतलब बुरी संगति का, ज्वर का मतलब बुखार बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, यदि बुरी संगति में हमारा बच्चा पड़ गया तो उसकी सद्वृत्ति का विनाश हो जाएगा, सद्वृत्ति नहीं बुद्धि का विनाश हो जाता है ना। किसी युवा पुरुष
यदि वो बुरी संगति में पड़ गया तो ऐसा समझ लीजिए जैसे उसके पैरों में चक्की के पाठ बंधे हुए हों और दिन दिन उसे गड्ढे की तरफ खींच कर ले जा रहे हों। और यदि अच्छी संगति है तो ऐसा समझ लिए जैसे भुजा हो, और भुजा जो है जैसे भाई की भुजा होती है, सहारा देती है, ऐसे ही किसी की मित्र की भुजा मिल गई हो उसे और वो दिन दिन जो विकास की तरफ भाया। तो मित्रता से लिया गया। भाई रामचंद्र शुक्ल इसके कौन है, लेखक हैं। दूसरा प्रश्न देखता हूँ। निम्नांकित रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई रेखांकित अंश की यही व्याख्या मैंने बताया था ना कि जो है किसी युवा पुरुष की, यानी कोई जवान बच्चा हो या पुरुष हो, उसकी संगति यदि बुरी होगी तो ऐसा समझ लीजिए जैसे चक्की के पाट उसके पैरों में पत्थर बंधे हुए हों और वो गड्ढे की तरफ भाग रहा हो, ठीक है। और यदि अच्छे लोग उसे मिल जाएं, अच्छे मित्र मिल जाएं, अच्छे मित्र से क्या होता है, अच्छे मित्र एक भुजा के समान होते हैं, ठीक है। कैसा भुजा, जो उसको सहारा देती है और उसे निरंतर विकास की तरफ ले जाती है। सुदृढ़ और बाहु का क्या मतलब है? सुदृढ़ बाहु का मतलब बेटा मजबूत भुजा, ठीक है। सुदृढ़ बाहु का मतलब है मजबूत भुजा। इसे नहीं करेंगे तो अथवा में आप इसे कर देंगे। हिंदी के प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता समझ रहे हैं कि साहित्य में भविष्य गौरव निहित है, पर कुछ समय बाद ये साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा। आज जो तरुण वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे, उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा और जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति भी है बच्चों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अभी ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है क्या लिखूं से, ठीक है। ठीक है बेटा, कहाँ से लिया गया? क्या लिखूं से। क्यों? क्योंकि इसमें भाई जो है पद्मलाल पुन्नालाल इसके बख्शी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक भी हैं। तो इसका पहला हम लिख देंगे प्रश्न नंबर 1 का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन के क्या लिखूं पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठीक है बेटा। अब गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है भाई, मैं लिखे भी देता हूँ। क्या लिखूं पाठ से लिया गया, ठीक है। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा, तो इसमें बता रहा कि जो हमारे तरुण हैं, जवान हैं, ठीक है, जवान तो भविष्य को देखते हैं और जो बुजुर्ग हैं वो उनका अतीत जो है, यानी जो बीत गया, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। बोले भाई हमारा अतीत बहुत अच्छा था, ठीक है। और फिर वो ये भी तरुण क्या होते हैं, तरुण फिर वृद्ध हो जाएंगे, तो ये फिर इस समय की याद करेंगे। बोले भाई वो समय बहुत अच्छा था, लेकिन वर्तमान को सब भूले बैठे हैं कि वर्तमान में क्या होना है। तरुण भविष्य की तरफ है और वृद्ध जो है वो अतीत का गुण गा रहे हैं। बोले भाई हमारा पुराना समय बहुत अच्छा था, ठीक है। तो यही इसका अर्थ हो जाएगा भाई, ठीक है। इससे आगे देखेंगे। गद्यांश में प्रगतिशीलता का क्या है? प्रगतिशीलता का मतलब तात्पर्य है कि जो हम प्रगति कर रहे हैं, जो हम विकास कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोरज विराजय, यानी गोरज का मतलब है गायों की, रज का मतलब धूल भई, विराजय का मतलब शोभायमान है, भाल माने मस्तक पर, लहलई बनमाल और गले में बनमाला पहनाए हुए हैं। क्या है भाई? कवित्व से लिया गया है और रसखान इसके लेखक हैं। तो रसखान जी लिख रहे हैं कि गौरज विराज है, जब भगवान श्री कृष्ण वन से लौटते हैं तो गौरज विराज है भाल, यानी गायों के पैरों की जो धूल है वो उड़ करके क्या होता है, उनके मस्तक पर शोभायमान है। लहलई बनमाल, बनमाला पहने हुए हैं। आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आगे गैया चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल वाले हैं। गावे मृदु बांधली, एक सखी कह रही है सखी मृदु आवाज़ में वो गाते आ रही हैं, ठीक है। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी 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 धुन कैसी है, बांसुरी की मधुर मधुर बज रही है, वैसी बंक चितवन मंद मन मुस्कान रही, हृदय को चुराने वाली, और धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम के पेड़ के पास हैं और तटनी के तट यानी जो है यमुना जी के किनारे पर अटा चढ़ चाहे पीत पट फहराए रही, और ऊंचे स्थान पर यानी पेड़ों वृक्षों पर या अटारियों पर चढ़ करके अपने पीले वस्त्रों को फहरा रहे हैं। रस बरसावे, यानी रसखान कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कदम के पेड़ों के ऊपर जो चढ़ के बांसुरी बजाते हैं, तो क्या होता है, रस बरसाते हैं, तन तपन बुझावे। और तन तपन का मतलब है हमारे शरीर की अग्नि को शांत करते हैं। बुझावे नैन, हमारे नेत्रों के दुख को दूर करते हैं। प्राण रिझावे, हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हैं। वह आवे रसखानी, रसखान कह रहे हैं, दो अर्थ हैं बच्चों इसमें। रसखान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो रस की खान है वे आ रहे हैं, ठीक है। रसखान ने अपना नाम भी ले दिया, देखिए कितनी चतुरता है। और रसखान उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भी जो प्रयोग किया, ठीक है। पहले पद्यांश का देखिए आप, कवित्व से लिया गया, अभी रसखान है इसके। पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के कौन से पाठ से लिया गया है? कवित्व से लिया गया। अभी इसके लेखक कौन है? रसखान जी है। दूसरा प्रश्न देखिए,
उपयुक्त गौरज बीच कृष्ण के सुंदर का सजीव चित्रण किस प्रकार किया? तो सजीव चित्रण इसी प्रकार किया है भाई। गायों के बीच में जब वो आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उनके माथे पे गायों की जो पैरों से उड़ने वाली धूल है उनके मस्तक पर शोभायमान है, ठीक है। और उनके भाई गले में बनमाला है, और मंद मंद वो जो है आगे गाय चल रही है, पीछे कृष्ण भगवान चल रहे हैं, और मंद मंद मधुर मधुर आवाज़ में क्या बजा रहे हैं? अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। यही सजीव चित्रण है उनका, ठीक है। पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रस बरसावे तन तपन बुझावे, रसखान जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रस बरस रहा हो, तन तपन बुझावे, और शरीर के हमारे का ताप समाप्त करते हैं, बुझावे नैन, और हमारे नेत्रों को शीतलता देते हैं, प्राण रिझावे, हमारे प्राणों को प्रसन्न करते हैं। वह आवे रसखान, रसखान कह रहे हैं कि हे सखी जब वो रसों की खान श्री कृष्ण आते हैं, ठीक है बेटा, ये अर्थ। अब भाई इसमें आ जाइए दूसरा अथवा में, इसे नहीं करें तो आप इसे कर सकते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची बूढ़ा गाता एक पद। भाई ये तो भाई उसमें से है, भाषा एक मात्र अनंत है। अशोक वाजपेयी इसके लेखक है, ठीक है। भाषा एक मात्र अनंत है, उसके लेखक हैं, ठीक है। बूढ़ा गाता यह एक शब्द, दोहराता दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, ठीक है भाई। उनकी भाषा है, बूढ़ा अपनी भाषा कुछ गाता है, ठीक है। कोई इतिहास की बात कर रहा है, कोई बच्चा जो है क्या है, गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकोक्तियाँ उसे एक बच्ची। तो उपयुक्त कविता में कवि एवं शीर्षक क्या है भाई? तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भाषा एक मात्र अनंत से ली गई है। और बच्चों इसके जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी, भाई शेयर कर दीजिए यार, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करिए, ठीक है। और भाई कमेंट भी करते रहें, हमें लगे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको कैसी लग रही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। रेखांकित पद्यांश का अंश स्पष्ट कीजिए। भाई यही अंश है इसका कि हमारी जो भाषा है, भाषा का रूप अनंत है, ठीक है। कोई भूगोल इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं, कोई एक मधुर आवाज़ में गाते हैं, अलग अलग प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए भाई, कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा? कवि भाई पद्यांश में किसकी बता रहा? एक भाषा की, ठीक है, भाषा की ही विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित दिए गए भाई दिए गए संस्कृत गद्यांशों में एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। भाई 2 आएंगे, 2 में से आप एक का कर देंगे। मैं दोनों का आपको बताता हूँ। वाराणसा प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति धोते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलाई जाती है। अधुनापि यत्र संस्कृत बाढ़मा धारा का मतलब भाई संस्कृत का साहित्य सतत प्रवृत्ति हमेशा जो बहता रहता है। जनाना ज्ञान च वर्धन्ति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। यत्र अनेक आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्यों ने, मूर्धन विद्वांस, अनेक विद्वांसों ने वैदिक वर्णमय से वैदिक साहित्य का अध्ययन करके अध्यापन चैदानी निरतन, नृत्य का मतलब लगातार उन्होंने अध्ययन और अध्यापन किया है, यानी पढ़े भी हैं और पढ़ाया भी है, ठीक है। इसे नहीं करेंगे भाई तो दूसरे का अर्थ कर देंगे। ये तस्मिन काले तस्य ग्रामीण आगत है, ठीक है। ऊपर का एक बार मैं नीचे करता हूँ इसे। ये बच्चों लिया कहाँ से गया भाई? वाराणसी से लिया गया, ठीक है बेटा। मैं ये बताना आपको भूल गया, वाराणसी से। और दूसरा हमारा जो है प्रबुद्धो ग्रामीण से है भाई। आपने देखा होगा, वो पाठ पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कि वो रेलगाड़ी में बहस होती है और एक नागरिक जो है किसकी हंसी उड़ाता है? गाँव वाले की, और गाँव वाला उससे शर्त रखता है 10 रुपये जीत करके ले जाता। तो उसी की थोड़ा सा एक लाइन है, देखिए। ये तस्मिन काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामात्, इसी समय उस ग्रामीण का, उस गांव वाले का गांव आ गया। स विहसन है, वह हंसते हुए रेल नया आता है, रेल से अब तीर रहे उतर गया। स्वग्राम है प्रत्यय चलता है, और अपने गांव की ओर चला गया। इसी समय उस गांव वाले का गांव आ गया और वो रेलगाड़ी से उतर के अपने गांव को चला गया। नागरिक है लज्जित है भूतवा तुष्टि अतिष्ठ है, नागरिक पहले से अधिक लज्जित होकर के अपने स्थान पर बैठ गया। सर्वे यात्री, सभी यात्री, वाचालय यानी ज़्यादा बोलने वाले, तम नागरिक है, उस नागरिक को दृष्टवा देख करके हंसने लगे। सब देखने लगे, बोले यार कितना बोलता है, इसने अपने जो 10 रुपये हार गया। तदा से नागरिक अनुभव है, तब नागरिक ने अनुभव किया, यत ज्ञान सर्वत्र संभवती, ज्ञान हर एक संभव है, हर स्थान पर संभव है। आप किसी स्थान को ज्ञान से खाली ना समझें। भाई उसे नहीं करेंगे तो एक अपना दूसरा श्लोक है, ठीक है।
अब श्लोक शुरू हो जाते हैं। वो अपना जो है गद्यांश था। नील क्षीर विवेके हंसालस्य तम से तनु से चेत विश्व बंधुना कुलवृतय पालस्तिक है। भाई नील क्षीर का मतलब है, देखिए पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका कौन से पाठ से लिया गया है भाई। ठीक है, अन्योक्ति विलास से लिया गया बच्चों, अन्योक्ति विलास से लिया गया। नील क्षीर विवेके हंसालस्य तम से चेत। हे हंस, यदि पानी और दूध को अलग अलग करने में तनु से चेत का मतलब है आलस्य। यदि हे हंस रूपी मनुष्य, यदि आप आलस्य करोगे विश्व बंधनानंद है, तो विश्व में जो कुल व्रत है पारिस्थितिक है, तो विश्व बंधुओं में कुल व्रत का पालन कौन करेगा? हे हंस, यदि आप आलस्य करोगे। ठीक है, अन्योक्ति विलास से लिया गया भाई। इसे नहीं करोगे तो आप अथवाम कर दीजिए। दाक्षमेकम धर्मम, दान में कम पदम, सत्यमेकम स्वर्गम। ठीक है, शील में कम सुखम। इसका अर्थ समझ लीजिए आप। पहले तो भाई ये शायद युधिष्ठिर दक्ष के में से लिया गया होगा आपका। देखिए दाक्ष, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कौन से लिया गया है। ठीक है, मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। दाक्ष में एकम पदम धर्म, दान में एकम पदम। ठीक है बेटा, तो क्या होता है? धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। दाक्ष का मतलब उदारता। धर्म का मुख्य स्थान क्या है? उदारता है। और दान में एकम यशम, और यश का मुख्य स्थान क्या है? दान है। यश का मुख्य स्थान क्या है? दान। जितना आप दान दोगे आपका यश होगा। ठीक है बेटा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा। फिर समझ लीजिए, दाक्ष में एकम धर्म, दान में एकम निशम। यानी धर्म का मुख्य स्थान क्या? उदारता है। यश का मुख्य स्थान क्या है? दान है। और सत्य में कम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सत्य है। शील में कम सुखम, और सुख का स्थान क्या है? शीलता है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए आगे, अपनी पठित खंड काव्य में निर्धारित निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाई खंड काव्य है, मातृभूमि के लिए है। ठीक है, अग्र पूजा है। भाई आपके जो हमारा देखिए मुरादाबाद मंडल पड़ता है, तो मुरादाबाद मंडल में भी मातृभूमि के लिए है। पर बच्चों जिसके मंडल में जौन सा अलग अलग पढ़ते हैं भाई आप उसे ही करना। कहीं कहीं बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बोले यार हमारी तो जय सुभाष याद है और हमें मालूम पड़ा कि वो हमारे मंडल में नहीं है, तो आपको बच्चों वहाँ कोई नंबर प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप अपने मंडल के अनुसार ही लिखेंगे। आप अपने सर से, अपने स्कूल में, अपने जो हिंदी के टीचर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे मंडल में कौन सा खंड काव्य है यार, गलती ना कर देना। मालूम पड़ा आपने 2 पेज भर दिए और मालूम पड़ा कि आपको एक भी नंबर नहीं पड़ा। तो इसलिए मित्रों, इसलिए मेरे बच्चों, आप क्या करोगे? आप अपने जो मंडल में खंड काव्य आप उसी को लिखोगे भाई, और किसी को नहीं लिखोगे। तो जैसे मैं मुरादाबाद मंडल का रहने वाला हूँ, तो मुरादाबाद मंडल में क्या है? इसमें मातृभूमि के लिए। आगे चलते हैं। हाँ, मेवाड़ मुकुट है भाई, इसे भी कर सकते हैं। मुक्ति खंड भी है, एक कहीं ना कहीं किसी न किसी मंडल में है। दानवीर कर्ण भी है, तुमुर खंड काव्य है, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध भी है, करमवीर भरत है, ज्योति जवाहर है। ठीक है बेटा, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं जौन सा आपके यहाँ पर है। अब देखिए भाई प्रश्न नंबर 26 किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। भाई प्रमुख रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामदास दिनकर। मैंने पहले बता दिया बच्चों, शुरू की 5 जीवनी आप याद करेंगे, मेरा विश्वास है, दावा है 100% आपकी एक जीवनी जरूर आ जाएगी। 3 में से ही आ जाती है, लेकिन आप 5 जीवनी लगातार याद करें, आप 10 जीवनी याद नहीं करें। ठीक है बेटा, और एक बात का ध्यान रखेंगे, यदि आप जीवन परिचय देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि आप उसमें जीवन परिचय के साथ बच्चों रचना भी लिखेंगे तब आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें अंकों में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 3+2, यानी 3 होंगे आपको जीवन परिचय पे और 2 होंगे आपको रचना पे। भाई रचना नहीं लिखी तो आपको बंधु, आपको मेरे सखा, आपको मेरे मित्र मात्र 3 ही नंबर प्राप्त होंगे। इसलिए 5 नंबर पाने के लिए आप इस प्रश्न में क्या करेंगे? जीवन परिचय देंगे और जीवन परिचय के साथ उसकी रचना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई गद्य संकलन का काव्य हम देख लीजिए। काव्य में तुलसी, मीरा, सूर, कबीरा। ठीक है, तुलसीदास हैं, मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंद पंत हैं, अशोक वाजपेयी हैं। इसी प्रकार इनकी भी जीवन परिचय, शुरू की 5 जीवनी आप जो काव्य संकलन में, शुरू की 5 जीवनी गद्य संकलन में, मेरा विश्वास है, दावा है, आपके 100% 1 या 2 जीवनी उसमें से आ जाएंगी। अरे आपको 3 भी आएंगी तो आप तो मात्र उसमें से 1 लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो जीवन परिचय अलग और फिर उसका रचना लिखेंगे, तब आपको 5 नंबर प्राप्त हो। भाई लाइक कर दें, शेयर कर दें यार, सही क्लास लग रही हो तो आपको। ठीक है, अब प्रश्न नंबर
27 यानी 27 कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक इस प्रश्न पत्र में लिखें। भाई कंठस्थ किया हुआ मतलब याद किया हुआ। आप जो है श्लोक कम से कम 3 याद करें बच्चों। ऐसे हो जाते हैं कि आपने जो है 2 श्लोक याद किए, दोनों का आपको अर्थ निकालने के लिए आ गया, तो आप क्या करेंगे? इसलिए बेटा आप 3 करें, 2 आपके मान लो प्रश्न पेपर में आ गए तो आप जो है तीसरे को लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, 28वां प्रश्न, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, भाई नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को आप पत्र लिख सकते हैं कि सेवम श्रीमान नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी, हमारे जो घर हैं या जो हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ की नालियाँ बिल्कुल गंदी पड़ी हुई हैं, आप किसी वहाँ कर्मचारी को, स्वच्छता कर्मचारी को वहाँ मतलब नियुक्त करने का, सफाई कर्मचारी को नियुक्त करने का कष्ट करें। ठीक है। अब देखिए भाई, ये अपना प्रश्न है संस्कृत परिचायिका के। आरुणि के आसित, आरुणि कौन थे भाई? आरुणि ऋषि थे। वीर के पूछते, वीर वीरेण पूछते, चंद्रशेखर स्वनाम की अवदत्त, चंद्रशेखर आज़ाद स्वनाम अवदत्त। ठीक है, भाई उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था। और मित्र मैत्री कैन वर्ड थे भाई, बताइए बताइए। मैत्री तो सुवचनैन मैत्री वर्ड थे, अच्छे वचन बोलने से। इस तरीके से आप मात्र योग कितने प्रश्न करोगे इसमें? 2 प्रश्न, मैंने तो आपको 4 के उत्तर बता दिए। ठीक है। लास्ट प्रश्न आपका 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए। तो निबंध में क्या है? आतंकवाद की समस्या देश में, हमारे देश में नहीं बच्चों, हर जगह ही है। तो आतंकवाद के ऊपर निबंध एक आता ही है, आतंकवाद और उसका निवारण, क्या कारण है, कैसे बढ़ रहा है और इसको कैसे ख़त्म किया जाए, आप लिख सकते हैं प्रस्तावना डाल के। यह देश प्रेम भाई, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। ठीक है। तो भाई देश प्रेम के बारे में भी लिख सकते हैं। फूल भी जो अपने देश से प्रेम करता है, सभी लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो देश के ऊपर आप लिख सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आता जरूर। अब विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, भाई खेल नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ ठीक है बेटा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, अरस्तु ने बोला भी है। तो इसलिए आप जो है किसी एक को जो आप इसमें से कर देंगे। मैं देखता हूँ एक बार नीचे करके कि कितने नंबर का भाई ये 7 नंबर का है। ऐसे नहीं करें कि आपके निबंध याद है तो सबसे पहले आप निबंध करने बैठ जाएं, इसे सबसे लास्ट में करें बच्चों। जो याद का है उसे फटाफट करते जाएंगे, जो याद का नहीं है उसे बाद में देख लेंगे। ठीक है। तो भाई क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलेगी, इतने आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। बच्चों ध्यान से देखना पूरी वीडियो, आप सफलता के बिल्कुल शिखर पर हैं यदि आप हमारी वीडियो को देखेंगे। आपका 70 में 70 होंगे, 100%। सर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने आपके प्रैक्टिस सेट देखे थे, हमारे 70 में 70 नहीं आ करके कम आए हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि कम का कोई मतलब नहीं होता, एक भी प्रश्न इनमें से बचने वाला नहीं बच्चों। ठीक है। तो ठीक है भाई, क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।